के लेक्चर में हम लोग अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के लास्ट सेगमेंट में आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने सब प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा चुका है, जैसे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरो क्या होता है, फेरी क्या होता है, ये सब चीज आप लोगों को बताया था। पिछले लेक्चर में आप लोगों को फेराइट के बारे में भी और बताया था कि भैया ये 4 प्रकार के होते हैं, हार्ड फेराइट भी होता है, सॉफ्ट फेराइट भी होता है, रेक्टेंगुलर फेराइट जो मेमोरी के लिए यूज होता है, और माइक्रोवेव फेराइट जो आपका फैराडे रोटेशन में का प्रिंसिपल यूज करते हुए आइसोलेटर्स और सर्कुलेटर्स वगैरह में यूज होते हैं, जो माइक्रोवेव डिवाइस है। जो आप लोग 7th सेमेस्टर में माइक्रोवेव सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जरूर आइसोलेटर और सर्कुलेटर के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, और तब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो माइक्रोवेव फेराइट का ही इस्तेमाल हुआ है ना। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि ना कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए आपको मैंने पहले भी समझा चुका है कि एन आइसोट्रोपी शब्द का मतलब क्या होता है। आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट ना हो, हर दिशा में जो एक जैसा काम करे उसको आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। और एन आइसोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलते हैं, जो किसी डायरेक्शन के डिपेंडेंट हो जाता है उसको एन आइसोट्रोपिक कहते हैं ना। तो अगर आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक मटेरियल है और वो डायरेक्शन डिपेंडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब उस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है, मतलब वो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही कर रहा है। ये एक डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। उस टाइप के मटेरियल को मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपिक मटेरियल कहा जाता है। अब मुद्दे की बात ये तो है कि 2 नंबर का अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है या आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछता है कोई कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, तो आप ये बता सकते हैं। लेकिन फिर आपको ये पूछेगा कोई कि आप कोई मेथड जानते हैं क्या जिससे कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल को, मान लीजिए एक मैग्नेटिक मटेरियल है या मटेरियल है, उसको मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी बनाना है अपन को, ठीक है। मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी अगर हमको आर्टिफिशियली बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछता है तो आप उसको बोलेंगे कि सर ये 3 तरीके से 3 मेथड ऐसे हैं जिससे हम लोग एक मटेरियल को मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपिक बना सकते हैं। वो कौन से मेथड हैं? सबसे पहला मेथड है कोल्ड वर्किंग, ठीक है। कोल्ड वर्किंग का मेथड ये बोलता है कि इसमें ना फोर्स्ड कूलिंग होता है। फोर्स्ड कूलिंग का मतलब आप समझते हैं, मतलब जबरदस्ती एकदम ठंडा करना, कोई चीज गर्म है उसको बहुत तेजी से जबरदस्ती ठंडा करना, दैट इज फोर्स कूलिंग। मतलब इसमें होगा क्या कि ना जब भी अपन ये फोर्स कूलिंग करेंगे तो जिस तरह इसमें एक्चुअली क्या होगा कि रोलिंग अपन करते हैं। रोलिंग का मतलब समझते हैं अपन, जैसे बेलन जैसा होता है ना, तो बेलन जैसा अपन जैसे रोटी अपन बनाते हैं तो एक तरफ बनाते हैं तो वो जैसे गोल सा आटा रहता है, वो अपन बेलन करते हैं तो एक तरफ वो फैल जाता है, वैसा इसको रोलिंग बोलते हैं। और बहुत तीव्र गति से फोर्स जबरदस्ती अपन इसको ठंडा करेंगे, तो अपन जिस तरफ भी रोलिंग करेंगे उस तरफ आपका मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी आ जाएगा, मतलब उस दिशा में वो काम करना शुरू कर देगा, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंडेंट वो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि कोल्ड वर्किंग का मतलब ये होता है कि हम फोर्स कूलिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं बेसिकली, और रोलिंग जिस दिशा में रोलिंग करेंगे उस दिशा में आपका मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। दूसरा जो मेथड है इसको करने का वो है एनीलिंग। तो एनीलिंग का मतलब आप समझते होंगे, इसको हम लोग पूरा लिखेंगे तो मैग्नेटिक एनीलिंग बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक एनीलिंग का मतलब ये होता है, एनीलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे ठंडा करना, है ना, हौले हौले से धीरे धीरे। इसको मैं लिख देता हूँ स्लो कूलिंग। तो जब कभी कोई मटेरियल को हम गर्म करते हैं और धीरे धीरे हौले हौले ठंडा करते हैं, उसको हम मैग्नेटिक एनीलिंग कहते हैं। तो एनीलिंग में क्या होगा, मटेरियल को हीट किया जाएगा और स्लोली उसको ठंडा किया जाएगा, कूल किया जाएगा। और एक मटेरियल है, मटेरियल को हमने गर्म किया, गर्म करते करते धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रेजेंस आप यहाँ पे डाल रहे हैं और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो एक डायरेक्शन डिपेंडेंट
आपका मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं क्वेंचिंग, इसको पूरे उसमें बोलते हैं मैग्नेटिक क्वेंचिंग। क्वेंचिंग करने का मतलब भी हिंदी में बुझाना होता है। क्वेंच करना का मतलब होता है किसी चीज को बुझाना, दबाना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वेंचिंग। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें भी फास्ट कूलिंग होता है ना, इसमें भी फास्ट कूलिंग होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है। और ठंडा होगा किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ही इसको बहुत जल्दी 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 ठंडा किया जाएगा। मतलब आपको ये मान के चलिए कि इसमें हीट किया गया और अचानक से क्यूरी मतलब क्यूरी टेम्परेचर तक इसको किया गया और फिर फट से इसको ठंडा कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी आएगा, या तो अप्लाइड फील्ड, जिस भी दिशा में आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसी दिशा में ये प्रॉपर्टी शो करेगा, या तो उसके परपेंडिकुलर शो करेगा, ठीक है। ये तो अल्टीमेटली आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल बनेगा वो बिल्कुल मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपिक मटेरियल बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को छोटा सा टॉपिक देखना है, ये भी 6 नंबर में कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो ये भी आपके 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अगर मैं पेपर सेट किया तो जरूर पूछता ही हूँ। तो ये क्वेश्चन मैग्नेटोस्ट्रिक्शन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैग्नेट आपको अगर याद होगा तो मैंने इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन भी पढ़ाया था। अगर आपको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल याद होगा तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन पढ़ाया था। ये अल्टीमेटली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के बनता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड और रेस्ट्रिक्शन आपका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहलाता है। वैसे तो इसमें भी अपन को याद होगा कि हम जैसे ही फोर्स लगाते थे तो कुछ स्ट्रेन पैदा होता था, ठीक है। मतलब आपके पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में जब हम कोई जबरदस्ती हम फोर्स लगाएंगे तो वोल्टेज डेवलप होता है, लेकिन अगर उल्टा जाते हैं तो कई मटेरियल में ऐसा नहीं होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। वैसे ही मैग्नेटोस्ट्रिक्शन भी ऐसा है कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन, ठीक है। कब, जब आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसमें आप जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेन पैदा होगा, खिंचाव पैदा होगा उसके अंदर में, ठीक है। अब ये 3 प्रकार से होता है, ठीक है। 3 प्रकार से आपको खिंचाव आप देख सकते हैं। जैसे कि एक टाइप का खिंचाव होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल आपका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन आप बोल सकते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक मटेरियल है, मटेरियल में आपने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जो मैकेनिकल स्ट्रेन पैदा हुआ इसमें मैकेनिकल स्ट्रेन वो पैरेलल हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेन पैरेलल होता है अप्लाइड फील्ड में, मतलब जिस दिशा में आप फील्ड लगा रहे हैं उसी दिशा में स्ट्रेन पैदा हो रहा है, उसके पैरेलल में हो रहा है। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इसी के सेकेंड टाइप में आता है ट्रांसवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ट्रांसवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ट्रांसवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में होता क्या है कि अगर आप एक मटेरियल लगा रहे हैं, उसमें आप मान लीजिए इधर आप एच मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं और स्ट्रेन अगर इस दिशा में हो रहा है, जस्ट उसके परपेंडिकुलर दिशा में हो रहा है, इस टाइप के स्ट्रेन पैदा होने वाले फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मतलब इसमें जो स्ट्रेन पैदा होता है, स्ट्रेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, है ना। और वहां पे क्या हो रहा है आपका लॉन्गिट्यूडल में कि जो एच आपका अगर इस दिशा में लगाते हैं तो इसी दिशा में स्ट्रेन भी पैदा होता है ना, तो वो पैरेलल होता है। इसी का तीसरा टाइप ये होता है, तीसरा टाइप उसको बोलते हैं वॉल्यूम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। वॉल्यूम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी मान लीजिए हम एक मटेरियल लिए, उसमें हम एच इस दिशा में लगाए, ठीक है। अगर आपका मैकेनिकल फील्ड आपका इस दिशा में है, ठीक है। अब जो मैकेनिकल स्ट्रेन पैदा हो रहा है वो एक तो पैरेलल भी होगा, ठीक है, पैरेलल भी होगा, पैरेलल, और एक आपका परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। दोनों, जब आप मैग्नेटिक फील्ड किसी दिशा में लगाते हैं और जो स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेन आपका दोनों दिशा में होता है, पैरेलल में भी और परपेंडिकुलर में भी,
तब उस टाइप के मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। नाम से ही वॉल्यूम समझ में आ रहा है, मतलब दोनों दिशा में इसका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन हो रहा होगा, है ना। तो ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर आपको आप देखेंगे तो आप कभी भी ट्रांसफार्मर, अगर आप कभी देखे होंगे ट्रांसफार्मर, कभी आप अपने घर के आसपास ट्रांसफार्मर में कहीं जहां लगा होगा वहां पे आप जाएंगे, तो आप ट्रांसफार्मर के पास जाएंगे तो आप कभी सुने होंगे उसमें ना एक हमिंग नॉइस आता है, ग ग करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नॉइस आता है। आप कभी मतलब ज्यादा पकड़ वकड़ के तो मत देखिएगा, लेकिन आप हल्का फुल्का सुनेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर से थोड़ा थोड़ा हमिंग नॉइस आता है। वो हमिंग नॉइस क्यों आता है, बेसिकली वो इसलिए आता है कि जब कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, उसमें अपन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता ही है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है कि इसमें मैग्नेटोस्ट्रिक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बिल्कुल होता है जिसके वजह से वहां पे स्ट्रेन आने लगता है, और वो कम ज्यादा होता है जिसकी वजह से वहां पे हमिंग नॉइस आने लगता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में कई बार आपको एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हमिंग नॉइस जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में जनरेट होता है वो किस कारण वजह से होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन मैग्नेटोस्ट्रिक्शन रहेगा, तो आपको ऑप्शन में वही लगाना है कि हमिंग नॉइस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण जनरेट होता है। अब मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का और भी क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि 3 ही क्लासिफिकेशन है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो आपका होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वो 2 प्रकार से और होता है। एक होता है पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन और एक होता है आपका नेगेटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है, देखिए अगर आप मान लीजिए कि एक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, मटेरियल लेते हैं और उसमें क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से उसमें स्ट्रेन पैदा होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, अगर हम फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाते हैं और ये जो स्ट्रेन जो पैदा हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि मटेरियल सिकुड़ता चला जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाएंगे और मटेरियल सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस टाइप के मटेरियल को हम बोलेंगे, या उस टाइप के फिनोमिना को बोलेंगे कि इसमें पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, इन दिस टाइप मटेरियल एक्सपांड विद इंक्रीज इन फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब अच्छा सॉरी, एक मिनट, शायद मैं कुछ गलत बता दिया। पॉजिटिव का मतलब तो पॉजिटिव होना होता है, मतलब बढ़ाना। अगर एच आपका बढ़ेगा तो सॉरी आपका स्ट्रेन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये एक्सपांड होगा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मटेरियल एक्सपांड होता है जब हम एच को बढ़ाते चले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम एक्चुअली पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब दोनों, आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब एक समान हो रहे हैं, इसलिए इसको हम पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बोलेंगे कि सर कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें ऐसा होता है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, आप आयरन और निकल का अलॉय बना दीजिए, ठीक है, आयरन और निकल का अलॉय बना लीजिए और उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो ये मटेरियल है ये एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओ तो मटेरियल आपका एक्सपांड होता जाता है। और इसी के उल्टा अगर आप नेगेटिव में आते हैं तो मटेरियल क्या होता है कि अगर आप एच बढ़ाते चले जाओगे तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ना चालू हो जाएगा। और अगर आप एच कम करोगे तो मटेरियल आपका एक्सपांड होना चालू हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा, इसीलिए इसका नाम नेगेटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है। तो आप फिर पूछेंगे कि सर ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो सिकुड़ जाता है, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप कोबाल्ट को ले लीजिए, आप निकल को ले लीजिए, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं जो, आप इवन आयरन को भी ले सकते हैं, इवन ये ऐसे मटेरियल है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता चला जाएगा, लेकिन आयरन में थोड़ा कम होता है, निकल में सबसे ज्यादा होता है। इसका ग्राफ आप ना ये याद रखिएगा, ये ग्राफ को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये ग्राफ को एक बार देख लीजिए। देखिए ये है, आप एच, इस दिशा में एच रख लीजिए और इस दिशा में आप स्ट्रेन रख लीजिए। मतलब जब जब आप एच को बढ़ाते चले जाएंगे, अगर स्ट्रेन भी बढ़ता चला जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, आप आयरन और निकल के अलॉय में आप इसको देख सकते हैं, है ना। लेकिन अकेले अगर आप सिर्फ आयरन को लेंगे तो आयरन क्या होता है, एच आप बढ़ाओगे ना तो पहले तो ये एक्सपांशन होगा, लेकिन फिर धीरे से ना आयरन आपका गिरता चला जाएगा। ये है आयरन, अकेला आयरन।
अगर आप क्या बोलते हैं इसको लेंगे, निकल या कोबाल्ट को लेंगे, तो जैसे एच आप बढ़ाएंगे ये पहले ही गिरता चला जाएगा, ये है आपका कोबाल्ट। और अगर आप निकल को लेंगे तो निकल भी आपका, तो ये है आपका मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का ग्राफ, जिसमें स्ट्रेन को अपन लैम्डा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां जहां आपका एच बढ़ता चला जाएगा, आयरन और निकल, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये 3-4 मटेरियल के तो कईयों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि इनमें से किसका पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता है, किसका नेगेटिव। आयरन ऐसा होता है जो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाता है फिर नेगेटिव हो जाता है, कोबाल्ट निकल बिल्कुल नेगेटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वाले होते हैं, और आयरन निकल का अगर अपन एलॉय बना दें तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो ये है पूरा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की खास बात। अब इसी में मैं आपको एक और इफेक्ट बताना चाहूंगा, इसी को हम लोग ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, उसको बोलते हैं विल्लारी इफेक्ट, है ना। तो विल्लारी इफेक्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विल्लारी इफेक्ट क्या होता है? विल्लारी इफेक्ट ये बोलता है, विल्लारी इफेक्ट ये कहता है कि अगर हम एक मटेरियल लें और मटेरियल में हम मैकेनिकल स्ट्रेस लगाएं। अब देखिए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह ही मैं बात कर रहा हूँ। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आपको याद होगा तो हम क्या करते थे, बाहर से स्ट्रेन करते थे, और जिससे हमारा पोलराइजेबिलिटी हमारा चेंज हो जाता था, और उसके कारण हम वोल्टेज डेवलप होता था। ये सब हमको पता है, ठीक है। तो स्ट्रेस लगाओ तो आपका वोल्टेज डेवलप होता था। अब यहाँ पे देखिए विल्लारी इफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल में भी यही हो रहा है कि अगर आप कोई मटेरियल लेते हैं, ठीक है, कोई मटेरियल लेते हैं और उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब आप जोर से धक्का मारते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हैं, और अगर इसमें इसकी जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी आप समझ रहे हैं ना, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी अगर चेंज हो जाता है मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने से, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं विल्लारी इफेक्ट। तो आपको क्वेश्चन में या इंटरव्यू में कहीं पे भी कोई पूछता है कि विल्लारी इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल में, तो आपको क्या बोलना है कि मैग्नेटिक, जब भी कोई मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, अगर कोई मटेरियल को हम मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं और उसमें उसके कारण उसमें परमिएबिलिटी अगर उसकी चेंज हो जाती है, तो उस इफेक्ट को विल्लारी इफेक्ट कहा जाता है। तो अब ये विल्लारी इफेक्ट जो है ये भी दो टाइप से होता है। जैसे अगर आप पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वाला मटेरियल लेते हैं, है ना, और एक नेगेटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वाले मटेरियल होते हैं, है ना, यही दो टाइप के मटेरियल होते हैं। पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, आप अगर स्ट्रेस देते हैं तो होगा क्या, ऑब्वियसली ये एक्सपांड करेगा। आपको पता है पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में क्या होता है, जब आप स्ट्रेस देते हो तो मटेरियल क्या होता है, एक्सपांशन होना शुरू होता है। एक्सपांशन होने से म्यू आर की वैल्यू बढ़ जाती है। इसको हम लोग ये विल्लारी इफेक्ट तो है ही, लेकिन ये पॉजिटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में होता है। नेगेटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि आप जब स्ट्रेस देना शुरू करते हो तो आपका मटेरियल क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने से क्या होता है कि म्यू आर की वैल्यू आपकी घटनी चली जाती है, ठीक है, म्यू म्यू आर की वैल्यू आपकी घटती चली जाती है। दैट इज कॉल्ड आपका नेगेटिव मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो देखिए अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ठीक है, एक्सपांशन होने से म्यू आर की वैल्यू बढ़ जाना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होने से म्यू आर की वैल्यू घट जाना, दैट इज, लेकिन अल्टीमेटली जो चेंज होता है वो आपका म्यू में होता है, परमिएबिलिटी में होता है मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने से। इसको हम लोग बोलते हैं विल्लारी इफेक्ट। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग ये देखते हैं कि एक और छोटा सा एक टॉपिक है जिसको पूछा जाता है, वो है आपका एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म पे ई एक्स भी कहा जाता है ना, ई एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी। ये होता क्या है बेसिकली, देखिए और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल याद है क्या? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डाइपोल अलाइनमेंट था वो याद है क्या, कि वो बिल्कुल पैरेलल हुआ करता था, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होता था, और इसमें आपका ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आप आयरन को ले लीजिए, कोबाल्ट को ले लीजिए, निकल को ले लीजिए, ये सब ऐसे मटेरियल हैं जिनमें ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं,
इनमें हमको जो डाईपोल का अलाइनमेंट है, डाईपोल का अलाइनमेंट है, वो कैसा मिल रहा है? पैरेलल मिलता है। ये हम लोगों ने देखा था पैरेलल होता है, लेकिन ये पैरेलल होता क्यों है? क्या इनमें कोई एनर्जी होती है जो इनको पैरेलल अलाइन करने में मजबूर कर देती है? तो हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और जिस भी मटेरियल में पैरेलल अरेंजमेंट हो रहा है, पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, एक एनर्जी के प्रेजेंस के कारण ही ऐसा होता है। उनके पास एनर्जी होती है और उस एनर्जी को एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी कहा जाता है। तो एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी क्या बोलते हैं कि द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी। ये ऐसा होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी फेरो का और फेरी का, अगर आपको याद होगा तो फेरी में भी तो आपका ऐसा होता था और छोटा सा ऐसा होता था, फिर ऐसा होता था छोटा सा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैरेलल अरेंजमेंट थे, ठीक है, पैरेलल थे, लेकिन अल्टीमेटली जो वो बन रहा था पॉजिटिव का डोमिनेंस था, है ना। तो फेरो और फेरी के लिए जो एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी वो पॉजिटिव होता है, ये एनर्जी पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसमें जो अलाइनमेंट होता है वो हम लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलता है फाइनली आउटपुट में। और EEX जो आपका एंटी फेरो की अगर अपन बात करें, एंटी फेरो, इसमें क्या होता है कि पैरेलल अलाइनमेंट तो होता है लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरा कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी इसमें होता है, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसको निकाला कैसे जाए, मतलब अगर कोई एटम का या कोई भी हम लोग मटेरियल है उसका हम चेक करना चाहते हैं कि उसका एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी कितना होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है ना। उसका फॉर्मूला ये है कि ये एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी फंक्शन होता है दो चीजों का, एक तो एटॉमिक डायामीटर और डिवाइडेड बाय आपका थर्ड ऑर्बिटल डायामीटर। आप समझ पा रहे हैं क्या? ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ, ये एक रेशियो का फंक्शन है। किस किस का रेशियो है? एटॉमिक डायमीटर, जो आपका एटम है उसका जो डायमीटर है उसका, डिवाइडेड बाय जो थर्ड ऑर्बिटल है ना, जो थर्ड ऑर्बिट में जो थर्ड ऑर्बिटल होगा उसका डायमीटर का, ये मतलब रेशियो का, ये एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी वो है, फंक्शन है। तो देखिए ये तो एक फॉर्मूला है, बेसिकली ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था और इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखिए, मान लीजिए एक मटेरियल है, मान लीजिए एक मटेरियल है, इस मटेरियल को फेरोमैग्नेटिज्म बनाना है, फेरोमैग्नेटिज्म बनाना है मान लीजिए। तो फेरोमैग्नेटिज्म के लिए ये जो वैल्यू है EEX की, ये ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो आपका एटॉमिक डायमीटर बाय थर्ड ऑर्बिटल डायमीटर उसको d/d से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वैल्यू ना बेसिकली 1.4 से लेके अगर आपका 2.7 के बीच में, अगर ये जो ये आपका EEX है वो अगर 1.4 से लेके 2.7 के बीच में अगर इसकी एनर्जी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिज्म को शो कर रहा है ना, वो तो ये बेसिकली आपको सबकी अलग अलग वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि सबसे बेस्ट मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म के लिए कम से कम ये फॉर्मूला, ये वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए 1.4 से 2.7 के बीच में अगर आपकी एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी पाई जाती है तो आप उस मटेरियल को बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं, है ना। तो एक्सचेंज इंटरैक्शन एनर्जी का यही कॉन्सेप्ट था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है देखने को। जैसे कि आपको मैं फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन का भी आपको मैं एग्जाम पूछा था, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी कई बार आपको एग्जाम पूछा जाता है कि फेरो मैग्नेटिक, ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, फेरो मैग्नेटिक डोमेन को समझाइए। तो आपको जब डोमेन को समझाना होता है तो आपको सिर्फ थ्योरी में नहीं लिखना होता, आपको उसके बारे में डायग्राम भी बनाने होते हैं। तो आप सबसे पहले जब डोमेन को कभी भी क्वेश्चन में आता है तो आप सबसे पहला डायग्राम बनाइए जब वो फ्रेश हो, मतलब फ्रेश, आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लीजिए, है ना।
फ्रेश फेरोमैग्नेटिक, अब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आप लेंगे तो जरूरी है कि उसमें क्या है, डोमेन ऐसा ऐसा मल्टी डोमेन होगा, है ना, ये अलग अलग ग्रेन्स में बटे होंगे, लेकिन उसके अंदर जो अलाइनमेंट होगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा, मान लो ऐसा होगा तो कुछ भी होगा, लेकिन पैरेलल होगा, है ना, ये पैरेलल होंगे। ठीक, ये है आपका फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बहुत कम लोग ही ऐसा बनाए हैं। उसके बाद हम लोग जैसे ही अपन क्या करते हैं कि मैग्नेटिक, यहाँ पे H की वैल्यू हमारा 0 है, मतलब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाए नहीं है और एक फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को देख रहे हैं। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब हम H की वैल्यू 0 से हटाते हैं, मतलब हम H की वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो फेवरेबल, जो आपका है फेवरेबल एरिया है, वो आपका एक्सपांड होता चला जाता है, और ये डोमेन वॉल जो है एक डोमेन को दूसरे डोमेन में अलग करता है, डोमेन वॉल वो कोलैप्स होता चालू हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे डोमेन कोलैप्स हो जाएंगे, और इसका आपको मान लीजिए ऐसा ऐसा और ऐसा है और ऐसा है, और मान लीजिए ऐसा ऐसा, ये आपका बनेगा जैसे ही हमने एच की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद जब आप आगे बढ़ते हो और एच की वैल्यू को आप और बढ़ाते चले जाते हो, तो और क्या होगा कि और ये जो डोमेन है ये और कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो अब इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मान लीजिए आपका ऐसा है, ठीक है, कुछ मान लीजिए ऐसा है, ये एच की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ाए। तो इस समय में अब हमारा ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे ना सिंगल डोमेन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक फेवरेबल डोमेन और हमारा एक्सपांड होता ही चला जा रहा है, एच की वैल्यू और बढ़ाते चले जाते हैं। अब हमारा सिंगल डोमेन ग्रोथ शुरू हो जाता है। सिंगल डोमेन ग्रोथ मतलब अभी तक क्या हो रहा था, मल्टी डोमेन था, अब हमारा एक सिंगल डोमेन हो गया, जिसमें हमारा जो पैरेलल अलाइनमेंट है वो कुछ ऐसा हो गया, सब के सब कोलैप्स कर गया और सिर्फ एक सिंगल डोमेन बन गया। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपका एच को आप बढ़ाते चले जाओगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा, बस सेचुरेशन आ जाता है। मतलब ये जो पैरेलल अलाइनमेंट है इसमें ये थोड़ा सा ये ऐसा आ जाता है, मतलब थोड़ा अपना एंगल चेंज कर लेता है, दिस थोड़ा सा एंगल। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेट ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं। तो जनरली आपको कोई फेरोमैग्नेटिक डोमेन जैसे एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि सिलेबस में लिखा है, तो आपको ये 5 डायग्राम बना के समझाने हैं कि फेरोमैग्नेटिक जो एक डोमेन है वो कैसे वॉल ऐसा चेंज होते चले जाता है। इसके साथ ही आपको जब फेरोमैग्नेटिक डोमेन कोई पूछता है तो आपको ये वाला हिस्टैरिसीस कर्व भी आपको समझाना है। ठीक है, ये आपका हिस्टैरिसीस कर्व आपको समझाना है। इसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये स्टार्ट यहाँ से ऐसे होता है और फिर यहाँ जाता है, और ये आ जाता है सेचुरेशन पॉइंट, ये आपका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये एक ऐसा पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये एच का ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल डोमेन, है ना, रिवर्सिबल डोमेन, डोमेन वॉल मोशन। ठीक है, ये ऐसा टाइम है जब आप ये मल्टी डोमेन से आप एच की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो सिंगल डोमेन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस समय में एच की वैल्यू को अचानक से वापस कम कर देते हो तो ये वापस मल्टी डोमेन में कन्वर्ट होने को तैयार रहेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल डोमेन, इस पॉइंट को। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब वो इरिवर्सिबल हो जाता है, अब उसको आप वापस नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है इरिवर्सिबल। मतलब इसी के बाद से ही बेसिकली वो इरिवर्सिबल में आ जाता है, इतने पॉइंट तक वो रिवर्सिबल है, इतने पॉइंट से पूरा वो इरिवर्सिबल में आ जाता है और थोड़ी देर बाद सेचुरेशन पे आ जाता है। तो ये वाली कहानी को भी आपको बकायदा आपको थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखना है कि एक फ्रेश, जैसे फेरोमैग्नेटिक डोमेन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्मॉल स्मॉल रीजन्स में ऐसे 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 छोटे छोटे रीजन में टूटे होते हैं, और हर रीजन अपने आप में स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज होता है, मतलब हर रीजन अपने आप में सेचुरेट होता है, जिसको हम फेरोमैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। इनिशियली मटेरियल में कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है ना, और जैसे जैसे हम लोग एच बढ़ाते चले जाते हैं मोस्ट फेवरेबल डोमेन एक्सपांड होता चला जाता है, और जो अनफेवरेबल डोमेन है वो कोलैप्स होता चला जाता है ना। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक आपका डोमेन ग्रोथ, सिंगल डोमेन ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाता। और जैसे ही सिंगल डोमेन ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, एच को आप बढ़ाएंगे तो भी आपका मटेरियल में कोई बदलाव नहीं आएगा। हल्का फुल्का जो डायपोल का मोमेंट है वो थोड़ा रोटेट जरूर करेगा, लेकिन और कुछ नहीं आएगा। और इस पॉइंट को हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आप कोई भी एच को बढ़ाते हैं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये है आपका फेरोमैग्नेटिक डोमेन की आंसर, जो आपको जनरली ऐसा लिखना चाहिए। अब हम लोग अपने सबसे लास्ट और इस टॉपिक के एकदम लास्टेस्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है आपका एडी करंट लॉस।
एडी करंट लॉस, ठीक है, और होता है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। ये आपका एडी करंट लॉस और आपका हिस्टैरिसीस लॉस है, ठीक है। देखिए, और इसी में हम आगे हमको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी देखना है। तो देखिए, एडी करंट लॉस और आपका हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। मैं आपको एडी करंट लॉस के बारे में शायद पहले भी आपको बताया था कि सरफेस करंट के कारण ये एडी करंट लॉस होता है। तो देखिए, एडी करंट लॉस की अगर हम बात करें, एडी करंट लॉस, क्योंकि हम मैग्नेटिक मटेरियल को देख रहे हैं तो जो लॉसेस होगा उसके भी बारे में हम जरूर जिक्र करेंगे ही। तो एडी करंट लॉस या एडी करंट को आप जनरली सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं या सरफेस करंट भी कहते हैं। सर्कुलेटिंग करंट है ना, सर्कुलेटिंग करंट मतलब जो सतह पे जो करंट बहता है उसकी वजह से जो लॉस होती है उस को हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। लेकिन ये एडी करंट लॉस क्या ऐसे ही आती है क्या? ये ऐसे नहीं आती। एक्चुअली जब भी एक मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल में हम एसी फील्ड लगाते हैं तो एसी फील्ड लगाने के कारण, ठीक है, सरफेस में एक जो करंट फ्लो होता है उसमें उसके वजह से जो लॉस होता है उसको हम एडी करंट लॉस कहते हैं। एडी करंट जो लॉस है, एडी करंट लॉस की ईसीएल से अपन लिख लेते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। जो मैंने आपको पहले भी कहा था, रेजिस्टिविटी जितना बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो करंट कम पास होगा तो लॉस भी कम होगा। तो अगर हमको एडी करंट लॉस को कम करना है या हमको रेजिस्टिविटी बढ़ानी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको कोर का रेजिस्टिविटी बढ़ाना है या एडी करंट लॉस अगर आपको कम करना है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, कोर का लेमिनेशन कर दीजिए। अगर आप कोर का लेमिनेशन कर देंगे तो ऑब्वियसली करंट उसमें बहेगा कम, क्योंकि लेमिनेशन किससे करेंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल से आप कर दीजिएगा। इंसुलेटिंग मटेरियल से अगर आप लेमिनेट कर देंगे तो करंट सतह पे बहेगा ही नहीं, और बहेगा नहीं तो उसकी वजह से लॉसेस भी कम होंगी। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करिए, वहां पे ना फेराइट्स वगैरह डाल दीजिए या फिर आयरन सिलिकॉन का अलॉय डाल दीजिए। ये सारे ऐसे फेराइट्स हैं जिसकी वजह से आपको रेजिस्टिविटी ज्यादा मिलेगा और कोर का एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो आप आयरन सिलिकॉन का अलॉय ले लीजिए या आप कोई सॉफ्ट आयरन ले लीजिए, ठीक है, या सिलिकॉन और स्टील का अलॉय ले लीजिए। तो इससे ना आपका एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस और टू इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कोर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आप बोलेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब तो सीधा सीधा है कि अगर आपको ये कर्व आपको याद होगा, है ना, आपका ये जो कर्व याद होगा हिस्टैरिसीस, इसका जितना एरिया है ना इन लोगों के बीच, ये हिस्टैरिसीस के बीच में एरिया, ये जो लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द लूप। मतलब जितना आपका एरिया ऑफ द लूप रहेगा उतना ही आपका हिस्टैरिसीस लॉस होगा, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस तो आपको समझ में आया। अब जनरली आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैंने आपको एक तरीके से सॉफ्ट फेराइट और हार्ड फेराइट में भी समझाया था। आप इसको ऐसे भी देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। यूपीएससी जनरली इस क्वेश्चन को हर बार ये क्वेश्चन पूछती है मटेरियल साइंस में कि आप डिफरेंस बताइए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का। तो आप इसको आप समझ लीजिए कि क्या है इसका। वो देखिए, सबसे बड़ी बात, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो आसानी से जिसको मैग्नेटिक बना सकते हैं अपन, ठीक है, इजी टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, जिसको हम आसानी से डीमैग्नेटिक भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग इसमें क्या होता है। अच्छा, इसमें दूसरी बात, इसकी बात अगर देखें तो ये ऐसे मटेरियल जिसको बहुत डिफिकल्ट होता है मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना, उसको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसको जनरली इसमें रैपिड स्विचिंग होती है। रैपिड स्विचिंग मतलब समझ रहे हैं, फट 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 फट, अभी मैग्नेटाइज हो गया कभी डीमैग्नेटाइज हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं रैपिड स्विचिंग होना, है ना, ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसीलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में किया जाता है। अगर आपको कभी बचपन में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से फिजिक्स वगैरह में पढ़े ही होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, उसको हम जनरली रैपिड स्विचिंग के लिए काम करते हैं कि जल्दी से मैग्नेटिक हो जाए, जल्दी से डीमैग्नेटिक हो जाए, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि ट्रांसफार्मर के कोर में, इंडक्टर के कोर में ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें रैपिड स्विचिंग होती है ना।
अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें, दोनों की प्रॉपर्टी को डिफरेंस करें, तो इसकी रिटेंटिविटी की अगर अपन बात करें, रिटेंटिविटी, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत ज्यादा रिटेन तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी मैग्नेटिक और डीमैग्नेटिक हो रहा है, तो इसकी रिटेंटिविटी कम होती है। जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक स्टोर कर पाता है। अगर मैग्नेट हो गया तो डीमैग्नेटाइज होना बड़ा मुश्किल है, तो इसकी रिटेंटिविटी काफी अच्छी ही रहती है। अगर आप कोएर्सिविटी की बात करें, कोएर्सिविटी, तो कोएर्सिविटी इसकी ऑब्वियसली बात है कि इसकी कम होती है। मतलब कोएर्सिविटी याद होगा ना आपको, नेगेटिव में हम लोग जितना हम नेगेटिव फील्ड में लगाते हैं ताकि ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसको बहुत कम लगाना पड़ता है, और इसको उतना ही ज्यादा लगाना पड़ता है, तो इसकी कोएर्सिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है ना। तीसरा अगर अपन बात करें परमिएबिलिटी की, परमिएबिलिटी, तो देखिए दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो दोनों की परमिएबिलिटी तो ज्यादा ही होगी, तो दोनों की हम अगर बात करें तो दोनों की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। अगर हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की बात करें, मतलब कौन ज्यादा सैचुरेशन हो रहा है, तो दोनों की हाई रहती है। अगर अपन सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं तो दोनों की हाई रहती है, दोनों की ही हाई रहती है सैचुरेशन में। फिर हम अगर बात करें हिस्टेरेसिस लूप की, हिस्टेरेसिस लूप की, तो देखिए ये ना बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो इसका जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मतलब बहुत पतला होता है। आप ये बोल सकते हैं कि इसका ना हिस्टेरेसिस लूप टॉल होगा और नैरो होगा, ठीक है इसका। और इसका अगर आप हिस्टेरेसिस लूप को देखेंगे तो इसका हिस्टेरेसिस लूप बड़ा सा, एकदम बड़ा ऐसा होगा, तो ये इसका हिस्टेरेसिस लूप वाइड होगा, ठीक है, वाइड होगा, टॉल तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन वाइड होगा, ये बड़ा चौड़ा टाइप का इसका हिस्टेरेसिस लूप होता है। अच्छा, जितना हिस्टेरेसिस लूप कम होगा, हिस्टेरेसिस लॉस भी उतना ही कम होगा। तो अगर हम हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें तो इसमें कम होता है, और इसमें हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है ना। अब अगर आप बोलेंगे कि सर आप मेरे को कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे क्या कि कौन से मटेरियल को मैं मार्केट में जाऊं और बोलूं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए आप आयरन को लीजिए और उसको सिलिकॉन के साथ अलॉय बना दीजिए, तो आपको जो मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा वो बहुत आपको सॉफ्ट वाला मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। आप सिलिकॉन को ले लीजिए और स्टील के साथ आप अलॉय बना लीजिए, तो भी आपको वैसी मिलेगा। आप कोई सॉफ्ट आयरन लेते हैं तो भी आपको उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना बड़ा आसान होता है ना। ये इन लोगों को ना जनरली सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे काम किया जाता है, इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं किया जाता, इसको हम लोग पावर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी समझते हैं ना, पावर, पावर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? तो गुड, पावर फ्रीक्वेंसी जनरली देखिए, पावर आपको पता है ना, पावर हमारे घरों में जो पावर आते हैं उसमें वो कितने होते हैं, आप जनरली 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड इंडिया के लिए मानते हैं, तो जनरली आप अप टू 100 हर्ट्ज को आप बोल सकते हैं कि पावर फ्रीक्वेंसी अप टू 100 हर्ट्ज होती है ना। तो इस टाइप के मटेरियल को पावर फ्रीक्वेंसी पे ही काम किया जाता है, इसको पावर फ्रीक्वेंसी पे ही यूज किया जाता है, इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पावर ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली एक क्वेश्चन ये भी ना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कभी 5% सिलिकॉन को, ठीक है, अगर इस टाइप के मटेरियल में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, आप एक मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए आयरन का सिलिकॉन के साथ अलॉय, स्टील का सिलिकॉन के साथ अलॉय, तो सिलिकॉन को अगर 5% अपन ऐड कर देते हैं ना, आप 5% याद रखिएगा, 5% जब सिलिकॉन को हम ऐड करते हैं मटेरियल पे, तो होता क्या है कि मटेरियल आपका उसका रेजिस्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिलिकॉन के बढ़ाने से, 5% सिलिकॉन को डालने से इसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है ना, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से आप परमिएबिलिटी भी बढ़ जाता है, और आपका एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप जो है, आपका हिस्टेरेसिस लूप वो आपका कम होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार, मतलब आप जब सॉल्व करेंगे तो कई बार आप देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड 5% सिलिकॉन टू अ मटेरियल, तो उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और ठीक है, अच्छी बात है। आपको मैंने एक मटेरियल के बारे में बताना था, जैसे आयरन और निकल का अलॉय है ना, आयरन को निकल के साथ हम लोग बना दिए आयरन निकल अलॉय। आपको याद होगा पॉजिटिव परमिबिलिटी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल किए थे कहीं पे, अगर आपको ध्यान होगा तो, मेरे ख्याल से मैं बताया था ना अभी, हाँ, आयरन निकल अलॉय, ठीक है।
तो आयरन निकल अलॉय का ना क्या है कि देखिए इसके दो कुछ है तो अलॉय, लेकिन इसके कुछ दो प्रकार से वो हैं, इसके अलॉय के टाइप हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एक परमा अलॉय है और एक सुपरमा अलॉय है। वो उसमें काफ़ी हम सिलिकॉन का मटेरियल डालते हैं, 5% सिलिकॉन डालते हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और इन लोगों को हम क्या करते हैं कि जब हम यूज़ करते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली ये सारे जो लॉसेस हैं वो हमारे कम होना चालू हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का मेरे से एग्जाम्पल पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि इन ये मटेरियल दिया हुआ है, इनमें से कौन से हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का याद रखना है, जैसे कार्बन स्टील। कार्बन स्टील की अगर आप बात करें तो ये बहुत हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आप इसी में टंगस्टन स्टील की बात करें तो टंगस्टन टंगस्टन स्टील भी आपका काफ़ी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आप इसी में एलनिको अगर आप सुने होंगे, एलनिको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, ये भी बहुत अच्छा एक फेरो मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। आप क्यूनाइट के बारे में कभी अगर आप सुने होंगे, क्यूनाइट ये होता है कॉपर प्लस निकल प्लस आपका आयरन एक्चुअली, तो ये आपका होता है, ठीक है। अगर आप बेरियम फेराइट के बारे में सुने होंगे, बेरियम फेराइट के बारे में सुने होंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। रैम अलॉय के बारे में अगर आप सुने होंगे, तो ये सारे कुछ ऐसे मटेरियल आपको मार्केट में मिलेंगे जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनके मेरा सजेशन है कि कुछ मटेरियल आप याद रखिएगा, सॉफ्ट के भी हार्ड के भी, और ये डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो डिफरेंस भी आता है। बाकी इस तरीके से आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का।